डॉक्टर रितु, ऑटिज्म के बारे में कोई एक मिथ जिसको आप ब्रेक करना चाहती हैं? ऑटिज्म इज मैनेजेबल, नॉट ट्रीटेबल। स्पीच थेरेपी या प्ले थेरेपी, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट वे है इसे ट्रीट करने का? प्ले बेस्ड स्पीच थेरेपी। इतने साल से आप इस फील्ड में काम कर रही है, कोई ऐसी चीज जो बच्चों के साथ काम करते हुए आपके फेस पे एक स्माइल ला देती है इस तरह के बच्चों को ट्रीट करते हुए? जब बच्चे विदाउट कोक्सिंग, विदाउट पेस्टराइजिंग कुछ बोल देते हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टच करता है और वो मीनिंगफुल होता है। स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट नहीं होती आप तो क्या होती हैं? Hopefully a doctor because I always wanted to be helping people from the medical side. नमस्कार, फिटनेस मंत्रा में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे हर पेरेंट्स कभी ना कभी दो चार होते हैं। कभी आपने देखा है बच्चा देर से बोलना शुरू करता है या अपने आप में गुम रहता है, बहुत कम बात करता है या आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता है। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं बच्चा शर्मीला है, अभी छोटा है, थोड़े सालों में बात करना शुरू करेगा, और ये छोटे छोटे साइंस या तो हम इग्नोर कर जाते हैं या हम इससे डर जाते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे साइन कभी कभी एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करते हैं और ये समस्या ASD हो सकती है। ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ऑटिज्म को अक्सर डिसेबिलिटी मान लिया जाता है, लेकिन हम बता दें कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी नहीं है बल्कि स्पेशल एबिलिटी है। और इस तरह के बच्चों को एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक यूनिक वर्ल्ड में जी रहे होते हैं और फिर हमें यहाँ एक एक्सपर्ट हैंड की ज़रूरत होती है। और इस विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु चौधरी, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, PGI से क्वालिफाइड हैं, मोर देन वर्ड्स हानन कनाडा का जो एक प्रोग्राम है उससे ट्रेंड है, उसके साथ जुड़ी हुई हैं, सैकड़ों बच्चों को अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और दे रही हैं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे बच्चों की सेवा के लिए समर्पित की हैं। डॉक्टर रितु चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस टॉक शो में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ASD है क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? सो मैम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक टर्म है और ये यूज़ होती है मोस्टली चिल्ड्रन के लिए होती है सबसे पहले तो यूज़। तो ये एक स्पेक्ट्रम है। ऑटिज्म का मतलब है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं बच्चों के अंदर जो उनके किसी तरह के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को हैम्पर कर रहे हैं, और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल में आता है नोटिस में वो है स्पीच एंड लैंग्वेज। कि बच्चा जो है वो टाइम से स्पीच और लैंग्वेज या स्पीच नहीं सीख रहा होता है। तो सबसे अर्ली साइंस क्या हैं इसके? अर्ली साइंस इस कैसे तरह से होते पहचानेंगे? हैं कि बच्चा जनरली एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। और जनरली एनवायरनमेंट क्या है, उसके केयर टेकर्स हैं, जैसे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स घर पे हैं, तो जनरली बच्चा काफ़ी अलूफ रहता है। और जैसे कि सबसे पहले पेरेंट्स नोटिस करते हैं, एक नेम है, जनरली हम जो नेम रखते हैं बच्चे का, तो बच्चा बिल्कुल भी नेम कॉल के लिए रिस्पॉन्स नहीं देता। रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है। और भी कई तरह की चीज़ें, जब बच्चे पेरेंट्स खेल रहे हैं बच्चे के साथ तो वो ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा। पता ऐसे लगता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो जनरली एक छोटा बच्चा 6-7 मंथ्स का बच्चा जो है वो रिप्लाई करता है साथ साथ में। जब वो रिप्लाई करता है तो पेरेंट कुछ और चीज़ करता है, तो उसके साथ वो चेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बनते जाते हैं। लेकिन ये बच्चा जनरली अपने वर्ल्ड में है और कुछ और ही चीज़ें कर रहा होता है, या लॉस्ट होता है, या फिर क्योंकि उसको अपनी डिमांड करनी नहीं आती। फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्टिंग बिहेवियर होता है बच्चे का, जी। तो वो डिफरेंट टाइप्स का क्राई भी होता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है। तो मोस्टली बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो इन सब चीज़ों में लैक करते हैं। तो दैट इज़ वाई पेरेंट को एक तरह से पता चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ इशू है, कि बच्चा जो है वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। और कभी-कभी बहुत जल्दी ही उनको मालूम चलता है कि बच्चे कुछ रेपिटेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं बार-बार, और उसी में लॉस्ट रहते हैं हमेशा एक उस। सवाल बार बार पूछना, एक काम बार बार करना, इस तरह से। हाँ जी, कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ बच्चा रनिंग कर रहा है, छोटा बच्चा मैं अभी बता रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर वो कंटिन्यूअसली रनिंग करता रहेगा टू एंड फ्रो, या कभी-कभी कोई स्पिनिंग करता रहता है। तो ये जी। सारे कुछ चीज़ें हैं जो उनके हमारे सेंसेस हैं, जो हम रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी, हमारा जो ब्रेन रेगुलेट करता है। तो मोस्टली बच्चा वो वैसी चीज़ें नहीं करता जो मोस्टली हर बच्चा करता है। इनफैक्ट हर कोई बच्चा वो चीज़ करेगा, लेकिन ये बच्चा वो चीज़ नहीं कर पाएगा। ये सेंसिटिव बिहेवियर भी दिखना होगा यहाँ। हाँ जी, इनको हम सेंसरी बिहेवियर्स नहीं कहते, सेंसरी इश्यूज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड Issues। सेंसरी प्रोसेसिंग। लाइक देयर इज अ डिसऑर्डर और अ प्रॉब्लम इन द सेंसरी प्रोसेसिंग ऑफ अ बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर लाइट ज़्यादा है तो अब मुझे कितनी देर तक डिस्टर्ब होना है,
यू नो, या फिर मैंने अगर कुछ विजुअल लेना है, किसी चीज़ को देखती हूँ तो कितनी देर तक उसको देखना है, उसमें लॉस्ट ही नहीं हो जाना है। या कुछ टेक्टाइल है, जैसे टच है, हाँ जी। तो कितना देर तक मैं उससे डिस्टर्ब रह सकती हूँ या नहीं, मुझे डिस्टर्ब होना चाहिए अगर मुझे अच्छा। डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सब सेंसरी है हमारे इश्यूज़, जैसे या सेंसरी प्रोसेसिंग होती है। तो जनरली बच्चे उन चीज़ों में थोड़ा-सा जैसे फँस से जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। सो उसकी वजह से उनकी बहुत सारी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आ जाती है। एंड सबसे जो छोटा बच्चा है तो डेवलपमेंट उस समय स्पीच का ही होता है, और थोड़ा बहुत राइट। जैसे मोटर माइलस्टोन्स का होता है। तो चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट इमेजिन अगर उनको कुछ इमिटेट करके कुछ खेलना है, कुछ बॉडी के जो इमिटेशन के थ्रू कुछ एक्शंस करने हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों की तरफ वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। तो वो कुछ और ही ऐसी अटपटी चीज़ों में लग जाते हैं जिनको हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इश्यू है, जिसकी वजह से कुछ आगे गिव एंड टेक नहीं हो रहा है आस-पास किसी के साथ। जैसे कुछ बच्चे हैं डॉक्टर बहुत देर में बोलना शुरू करते हैं, 5 साल में, 4 हुँ, साल में हुँ, बोलना शुरू हुँ, करता है हुँ, और पेरेंट्स तो इग्नोर कर देते हैं या अक्सर हुँ, सोचते हैं छोटा है बोलना हुँ, शुरू कर हुँ, देगा। हुँ, और कभी-कभी कुछ बच्चे आई कांटेक्ट करते ही नहीं हैं। हुँ, बाई बात करते हुए वो बिल्कुल साइड में देखेंगे हुँ, या अपने काम में उलझे हुँ, हुए रहेंगे और हुँ। बात वहीं से करेंगे। तो कैसे सो समझेंगे हम? ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स ये जो तरह-तरह के स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, सपोज़ सबसे कॉमन चीज़, अगर बच्चा लेट बोल रहा है या बोल नहीं रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम एक तरह से काम करते हैं, हम उसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। दैट मीन्स हम कई तरह की स्ट्रैटेजीज़ बीच में लाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ-कुछ चीज़ें रूल आउट करते जाते हैं। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमको एक मेडिकल हिस्ट्री या केस हिस्ट्री लेनी होती है बच्चे की। तो अगर पैदा होते समय कुछ इश्यूज़ आए हैं, जब मदर ने कंसीव किया हुआ है, या जब बच्चा पैदा हुआ था, अगर वो निक्कू में था कुछ समय के लिए, या कुछ अर्ली चाइल्डहुड इन्फेंटाइल जॉन्डिस था, या कुछ ऐसी चीज़ें, ओके। तो हम कुछ चीज़ें रूल आउट करते हैं। तो कई बार पेरेंट्स कुछ भी नहीं बताते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी, तब भी बच्चा लेट बोल रहा है। या फिर कभी-कभी हम हियरिंग लॉस को रूल आउट करते हैं, बिकॉज़ जो बच्चा सुनेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, तो उसको भी राइट। रूल आउट करते हैं थ्रू सम tests for hearing in children like BERA and OE and all. एंड जो ये बच्चा है, ये एक्चुअली कनेक्शंस ही नहीं बनाएगा। बट ये नहीं कि हर बच्चा जो लेट बोल रहा है उसको ऑटिज्म है, ऐसा ऑटिज़्म नहीं है। है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्री स्पीच एक टाइम होता है, जैसे बिफोर लर्निंग स्पीच, प्रीलिंगुअल यू कैन से दैट। उसमें क्या होता है कि बच्चा एक कनेक्शंस बनाता है, फॉर एग्जांपल बैबलिंग करके, या राइट, आ करके बोल के, राइट। या फिर जॉइंट अटेंशन बनाता है, यानी कि कुछ चीज़ की तरफ देखेगा, फिर मदर की तरफ देखेगा, फिर पॉइंट करेगा। सो दिस इज़ आल्सो कम्युनिकेशन। सो राइट। ये दीज़ आर द प्रिलिमिनरीज़ ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। तो अगर बच्चा ये सब चीज़ें कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, तो हम उसको वेट कर सकते हैं, तो हम उसको डिफरेंट तरह की स्टिमुलेशन देंगे। लेकिन राइट। जब बच्चा ये सब चीज़ें भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी उसका रिक्वेस्टिंग बिहेवियर सिर्फ़ रोने के तरीके से है, या फिर उसको अपनी 2-3 चीज़ें पता है और अपने पेरेंट का हाथ पकड़ के बस वहाँ पे खींच के खड़ा कर देता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, तो देन दीज़ आर नॉट रियली टेकन नाइसली। मतलब उसका मतलब है कुछ इश्यूज़ हैं कि बच्चा कनेक्शन ही नहीं बना रहा है हमारे साथ। सो एक है लेट टॉकर, एक है बच्चे ने थोड़ा-थोड़ा सीखा है लेकिन वो तोतला बोल रहा है, साफ नहीं बोल रहा है। इन बच्चों को हम टाइम देते भी हैं, और इनको कैसे स्टिमुलेशन करना है वो हम पेरेंट को पहले ही गाइड कर देते हैं, दैट प्लीज़ वर्क विद देम लाइक दिस। फिर आप हमारे पास 4 साल की उम्र में आइए, अगर तब भी बच्चा नहीं सीख रहा है, या हर 6 मंथ्स में रिव्यू करिए। लेकिन ये बच्चे जो हैं, जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, दे आर वेरी टिपिकली बहुत चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं जो उस एज ग्रुप का बच्चा कर रहा होता है। स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम कैसे हाँ नाम जी, है इसका? स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी एक ब्रॉड टर्म है, नाउ इट इज़ कॉल्ड ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो स्पेक्ट्रम पे कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेंसरी इश्यूज़ को ही लेके देखेंगे, कुछ बच्चा राइट, विजुअल का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को टैक्टाइल का हो रहा है, या किसी को राइट। हम वेस्टिबुलर बोलते हैं, जैसे बैलेंसिंग इश्यूज़ हैं बच्चों को, प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज़ बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि अगर हम सपोज़ हाइपोथेटिकली हम 10 बोलते हैं, स्पेक्ट्रम 10 का है, तो हुँ, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को वो सब के सब 10 इश्यूज़ होंगे।
किसी बच्चे को 3 होएँगे, किसी को 4 होएँगे, किसी को 6 होएँगे, इस तरह से होंगे। तो दैट इज़ व्हाई हम इसको टर्म देते हैं ओवर अ स्पेक्ट्रम। तो बच्चा स्पेक्ट्रम के ऊपर है, हम इसलिए टर्म इसको स्पेक्ट्रम देते हैं। आपने इसमें पेरेंट्स के रोल के बारे में काफ़ी बात की कि पेरेंट्स को ये समझने हैं साइंस, हुँ। और फिर घर पे किस तरह की एक्टिविटीज़ में वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और कब उनको डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर आने की हुँ। ज़रूरत है, डॉक्टर हाँ से जी। पूछना है? देखिए मोस्टली मैं कहती हूँ आजकल पेरेंट्स के ज़रूर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते ही हैं, वैक्सीनेशन वगैरह के लिए जाते रहते हैं। हाँ। सो ज़रूर उनको शेयर तो करना ही चाहिए डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर्स को भी ज़रूर, जैसे हम स्पीच थेरेपिस्ट्स हैं या ऑडियोलॉजिस्ट्स हैं, तो वी आल्सो कम इन दैट टीम ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। जैसे जब छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उस टीम में आते हैं। तो स्पेशली जब ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अगर पेरेंट लॉस्ट है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो अगर हम हमारे पास आते हैं तो सपोज़ सिर्फ़ पेरेंट का ही रोल है घर में, तो फिर हम उनको ऐसी तरह की एक्टिविटीज़ बता देते हैं कि कैसे उन्होंने बच्चे को उसके साथ कनेक्शन बनाना है रोज़ के रोज़, किस तरह से खेलना है। और यहाँ पे प्ले का बहुत रोल होता है, बिकॉज़ छोटा बच्चा जो है एंटरटेनमेंट चाहता है, उसको हम सिखा नहीं सकते लाइक टीचर्स कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं कर सकते। सो हमने एंटरटेन करके बच्चे को अपने साथ रैपो बनाना है। जब बच्चे के साथ हमारा रैपो बनता है, तो हम कई चीज़ें बच्चों के साथ करवा सकते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, और वो जनरली वो चीज़ें खेल-खेल के में ही सीखते हैं बेसिकली। सो ये सब चीज़ों के लिए हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, और वो एक्टिविटीज़ वो घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। ओके, आपका इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है ये, तो कम्युनिकेशन, ये प्ले, ये थेरेपीज़, इन सब का कितना आप देखती हैं असर होता है बच्चों पर? मतलब सक्सेस कितना रेट है इसका? हाँ जी, सक्सेस रेट मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसमें एक ट्रेनिंग भी ली हुई है। मैंने एक हैनन प्रिंसिपल्स ऑफ कनाडा है, व्हिच आर यूज्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। सो ये काफ़ी हद तक एविडेंस बेस्ड है, और काफ़ी हद तक मैंने इनको देखा है कि दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। क्योंकि जब बच्चे के साथ कनेक्ट बनाते हैं, बच्चे के साथ हम खेलते हैं, तो हम स्पीच थेरेपी प्रिंसिपल्स को अपने प्ले में ऐड ऑन कर देते हैं। सो दोनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं, दैट मीन्स स्पीच थेरेपी प्रिंसिपल्स या स्पीच स्टिमुलेशन प्रिंसिपल्स प्लस द करेक्ट वे ऑफ प्लेइंग विद द चाइल्ड, यू सी, देन हमको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। सो जनरली सपोज आप देखिए, मेरे पास बच्चा अगर सपोज 3 साल का आया है, ठीक है, पेरेंट्स परेशान है, और मैं कहती हूँ कि अच्छा क्या क्या करता है बच्चा, तो अगर सपोज हम सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मैम ये बोल नहीं रहा है अभी तक, लेकिन ये ABCD इसको आती है, 1 2 3 4 10 तक आता है, और इसको नेम्स ऑफ एनिमल्स या एनिमल्स और फ्रूट्स पता है। फ्रूट्स? ठीक है, दैट इज़ ओके, बहुत अच्छी एबिलिटी है। लेकिन क्या वो उस एबिलिटी के साथ आपके साथ कुछ कनेक्शंस बना रहा है? यानी कि उसको एप्पल तो बोलना आता है देखकर, पर क्या जब उसको एप्पल चाहिए वो आपसे एप्पल माँग लेता है? दैट व्हेन वी सी कि बच्चा वो उस चीज़ नहीं कर पा रहा है, देन वी हैव टू एक्सप्लेन पेरेंट को कि ये कम्युनिकेशन है। ये जो है ये रोट लर्निंग है। रोट लर्निंग का मतलब है, हमने कुछ मटेरियल्स अपने बच्चे के सामने रखे हैं, हम बार-बार जनरली ऐसी-ऐसी चीज़ें करवाते हैं, बिकॉज़ ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है घर में टू ब्रिंग बुक्स, ऐसे जिनके ऊपर एनिमल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और हम बच्चों को बार-बार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे करके सिखाते हैं। पर कम्युनिकेशन इज़ डिफरेंट। कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम एनवायरनमेंट के साथ अपने बेनिफिट के लिए और उनके बेनिफिट के लिए भी कैसे कनेक्शन बना रहे हैं। सो यहाँ पे वो बच्चे पीछे रहते हैं बेसिकली, और डिस्टर्ब भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि उनको रिक्वेस्ट करना ही नहीं आता अपने बेसिक नीड्स के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी जैसे हंगर के लिए कुछ चाहिए, या अपने हाँ। वैसे कंफर्ट के लिए कुछ चाहिए, कुछ टॉयलेट जाना है, कुछ है, तो वो उस तरह के रिक्वेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई वो डिसकम्फर्टेबल रहते हैं ऑल द टाइम ये ओके, चीज़ें। इस तरह के बच्चे जब आपके पास आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो आपका जो रोल है वो टीम सपोर्ट के साथ चलता है, हाँ जी। तो ये किस तरह से वर्क करता है? सो बेसिकली जैसे पेरेंट को ऑफ कोर्स हम काउंसलिंग काफ़ी करते हैं, समझाते हैं कि इसको क्या करना चाहिए था अब तक इस एज ग्रुप में, बिकॉज उसके नॉर्म्स हैं, लाइक 2 इयर्स का बच्चा है, उसकी किस तरह का स्पीच डेवलपमेंट होना चाहिए, 3 इयर्स का कितना होना चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितनी लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज का मतलब है, एक्चुअली लैंग्वेज एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे एक रिसेप्टिव लैंग्वेज आता है, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आता है। तो अगर बच्चा बोल नहीं रहा है लेकिन वो बहुत कुछ समझ रहा है,
सो दैट समझ रहे मीन्स दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा, एटलीस्ट समझ के वो कई चीजें कर तो रहा है। तो हमको वो समझाना पड़ता है कि कैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि सिर्फ बोलना सिखा दो, समझने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं हो सकता। समझना भी ज़रूरी है पहले, जैसे कि हम उनको ऐसे बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा पैदा होता है, तो बोलना शुरू करता है 1 साल 2 महीने पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, उससे पहले मोस्टली मम्मा या आ, ऊ इस तरह से, या कुछ पॉइंटिंग या कुछ छोटे-छोटे वर्ड्स बोलता है। ओके तो वहाँ तक पहुँचने तक उसकी समझ बढ़ रही होती है। दैट मीन्स रिसेप्टिव लैंग्वेज बढ़ रही होती है। हम कुछ पूछते हैं ये कहाँ है, ये क्या है या कहाँ है, तो बच्चा वो बता नहीं सकता, लेकिन उसकी तरफ देख लेता है। तो उसका मतलब है उसको समझ आया क्वेश्चन और उसने उसकी तरफ देखा है उस चीज़ की तरफ। ठीक है ना? सो इसलिए ये पेरेंट्स को हमें बताना पड़ता है कि सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये सब कुछ हैंड इन हैंड चलती हैं। सिर्फ एक ही चीज़ को लेके नहीं हम चल सकते हैं, सब कुछ हमें साथ-साथ लेना पड़ता है। जो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, हाँ बिहेवियर जी। थेरेपी हो गई और स स्पीच थेरेपी हाँ हो जी, गई। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी देखिए इज़ अ थेरेपी व्हिच हेल्प्स अस विद एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। जैसे हमने ओके रोज़ सपोज़ कोई चीज़ उठानी है, रखनी है, या उसके साथ कुछ स्पेसिफिकली कुछ करना है, तो उसके अंदर हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम्म। प्लस हम उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन भी डालते हैं, जिसमें हम वो सेंसरी जो प्रोसेसिंग इश्यूज़ होते हैं इन बच्चों को, उनको हैंडल करने या फिर उनको एड्रेस करने की हम एक्टिविटीज़ या कुछ चीज़ें डालते हैं बीच में। उनका पूरा वो एक तरह से असेसमेंट लेके पेरेंट्स से, और उनकी कुछ हेडिंग्स हैं, 7 हेडिंग्स हैं, उसके अंदर सब कुछ पूछ के फिर हम प्लान्स बनाते हैं। सो इनिशियली तो स्पीच एंड लैंग्वेज एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लस सेंसरी इंटीग्रेशन, इन चीज़ों से हम शुरू करते हैं। देन ओके धीरे-धीरे इफ बिहेवियर मैनेजमेंट इज़ देयर, देन हमारे पास कुछ और स्ट्रैटेजीज़ होते हैं जिनको हम सोशल स्टोरीज़ बोलते हैं। सो वो सब चीज़ें करते हैं। देन सोशल स्किल्स हैं, या फिर इवन बच्चों को हम अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप सेशंस में लेते हैं, छोटे-छोटे ग्रुप सेशंस में 4 टू 5 चिल्ड्रन, और उस समय फिर वो वाली स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं। उसके बाद बच्चा जब 4 प्लस का होता है, तो स्पेशल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरह से टीम वर्क बेसिकली चलता ओके है। अब एजुकेशन की बात अगर करते हैं तो इस तरह के बच्चों के लिए स्कूल्स भी अलग तरह के बने होते हैं या कभी-कभी जो नॉर्मल स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं हुँ, उनको वहाँ पर हेल्प मिल नहीं पाती उस तरह की। हाँ जी। तो इसमें स्कूल का कितना इम्पोर्टेंट रोल मानती हैं आप? देखिए, स्कूल का रोल तो है ही है, बिकॉज़ हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा एजुकेबल हो, उसको एजुकेशन मिले, और अगर वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ के साथ या स्पेशल अटेंशन के साथ अगर कुछ पढ़ सकता है, तो व्हाई नॉट, हमको वो ऑफ़र करना चाहिए किसी भी तरह से। पर ये स्कूल्स के अपने इश्यूज़ हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह के प्रोफ़ेशनल्स नहीं होते हैं शायद, तो वो उनको हेल्प नहीं कर पाते। चाहे हाँ। गाइडलाइंस हैं दैट schools have to help children with special needs as well, लेकिन इसमें अभी काफ़ी लैक्यूना है। कुछ स्कूल्स कोशिश भी करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बट हम यही हर किसी हाँ। को सिखाते हैं कि हेल्प के साथ बच्चा आगे चल सकता है। ऑलराइट जैसे आप इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं तो आपका भी कभी स्कूल्स के साथ इस तरह का कोई सेमिनार्स वर्कशॉप कुछ इस तरह हाँ का जी। होता है कि ऐसे हाँ बच्चों जी। को किस तरह से ट्रीट किया जाए? हाँ जी, हमने किए हुए हैं इस तरह के वर्कशॉप्स। इनफैक्ट हम कभी-कभी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया हुआ है हमने, डिफरेंट ओके सिटी से, लाइक नोएडा से, दिल्ली से। तो इस तरह से हमने वी ट्राई कि हम टीचर्स के पास तक पहुँचे। स्पेशली जैसे हर स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, तो किसी तरह से अगर हम उनको किसी एक वर्कशॉप में इन्वॉल्व करके इन तरह की प्रॉब्लम्स बता के एंड टू हाउ टू हैंडल, तो वी हैव ट्राइड कि हमने ऐसे करने की कोशिश की है। अब इसमें सोसाइटी का भी कुछ रोल हो सकता है। स्कूल्स की बात होगी, पेरेंट्स की बात हो गई, तो बच्चा सोसाइटी में रहता है, तो इस तरह के बच्चों को अब डिसेबल मान लिया जाता है, डिफरेंट नहीं मानते हैं, उनको हुँ, डिसेबल मान लिया जाता हुँ, है, उनको सोसाइटी भी उन्हें थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करती है इस हुँ, तरह के बच्चों को, हुँ, उनकी एज के बच्चे भी उनसे ज़्यादा हुँ, इंटरैक्शन नहीं रखते हुँ। हैं, तो उस इश्यू को वो किस तरह से डील करें? देखिए, मेरे हिसाब से मैं सोचती हूँ कि इसमें एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है, या ओके, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, वो ही हेल्प कर सकती हैं ज़्यादातर। जैसे और कई तरह की नॉलेज हमारे जनरल पब्लिक को नहीं है, ऐसे इनके बारे में भी हमारी जनरल पब्लिक को नॉलेज नहीं है। सो आई फ़ील कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, लाइक अवेयरनेस की ज़रूरत होर्डिंग्स है। हों, अवेयरनेस ड्राइव्स हों, कि ये तरह के प्रॉब्लम्स अब बढ़ भी बहुत रहे हैं। सो यू नेवर नो किस फैमिली में अ चाइल्ड विद
ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पैदा होगा। सो तो इस आपकी जो रिसर्च है डॉक्टर इस तरह की, उसमें आप क्या रीज़न मानती हैं कि इस ये बच्चों में क्यों और किस तरह क्यों हो सकता है, कैसे डेवलप होता है? सो ये हाँ जी, काफ़ी परप्लेक्सिंग है, पर जो लेटेस्ट स्टडी जो हमने देखी थी उसमें ये था कि जो जीनोम है हमारा ह्यूमन बीइंग्स का, जी, वो चेंज हो रहा है। वो चेंज जीनोम हो रहा चेंज है, हो रहा हाँ जी, तो उसके अंदर बहुत सारे ज़्यादा मतलब चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो अब उसके है। अगर बढ़ रहे हैं तो स्ट्रैटेजीज़ भी, एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ भी सीखी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। स्पेशली स्कूल्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स, और ऑफ कोर्स आगे वर्क में भी, बिकॉज कई चीज़ें ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, दे कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट यस थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम और अंडरस्टैंडिंग चाहिए उनको। आपका कोई बड़ा रिवॉर्डिंग मोमेंट हो इस फील्ड में, आपने इतने साल काम किया है हाँ जी, तो रिवॉर्डिंग ऐसे तो मैं नहीं कहूँगी कि पिन पॉइंट करके, बट कुछ पेरेंट्स हमें वापस आके मिलते हैं जिनके बच्चे, जैसे अभी मैंने अगर काम शुरू किया था इस तरह का 2016 में, चाहे मैं 2009 से अपनी प्रैक्टिस में थी, तो वो बच्चे अब अबाउट 8 9 10 इयर्स के हैं। सो सम ऑफ देम हैव टोल्ड अस कि बच्चा मैथ्स में बहुत जीनियस है, एक बच्चा एक्टिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, और एक बच्चा लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा है कि वो जो उसने मेन प्ले ऑफ द स्कूल है उसको लीड रोल उसी को मिला है। ठीक है, सो कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है दे कैन डू। और हमने बाहर की भी कई तरह के ब्लॉग्स देखे हैं पेरेंट्स के भी, और साउथ में भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे दे कैन डू लॉट ऑफ वर्क, पर ऑफ कोर्स लिटिल सपोर्ट चाहिए उनको। तो ये प्रोग्रेस स्टोरी है। हाँ जी, हाँ जी, प्रोग्रेस ज़रूर हो सकता है, पर हमें एक तो छोड़ना नहीं है उनको बीच में, और किसी भी तरह से एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ को सीख के उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अभी जो जैसे हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो गया है, तो एएसटी में भी थेरेपीज़ के अलावा टेक्नोलॉजी कहीं हाँ जी, कुछ एडवांसमेंट हुआ हाँ है? जी, ऐसा होता है, देखिए मेनली कम्युनिकेशन है। सो देयर आर मेनी प्रोग्राम्स, हम उनको ऑगमेंटिव प्रोग्राम्स बोलते हैं, असिस्टिव ऑगमेंटिव प्रोग्राम्स, जहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए ओके, जैसे टैबलेट यूज़ की जा सकती है। हाँ जी, ठीक है जी, फ्रॉम द कंप्यूटर से यूज़ किया जा सकता है। तो जी, जो बच्चे सीख सकते हैं उनको सिखाना चाहिए बेसिकली। ओके। अदरवाइज़ स्पीच एंड लैंग्वेज तो हम करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे सीखते भी हैं। बहुत कम है जो म्यूट रहते हैं, बट बहुत हैं जो सीख भी जाते हैं। तो उनको कैसे स्ट्रैटेजीज़ करनी है वो अलग बात है, बट इसमें भी काफ़ी सारा इस तरह की जो रिसर्च हो रही है, बट फिर वो सब डिपेंड करता है रीजन वाइज़, कहाँ पे क्या एक्सेप्टेबल है बेसिकली। इस फील्ड में ऑडियोलॉजिस्ट हैं जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी इस तरह की फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप कि वो किस तरह से वो आएँ इस फील्ड में, बच्चों को हेल्प करें? मैं तो ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि यंगस्टर्स को ज़रूर ये फ़ील्ड ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग फ़ील्ड। हम लोग फैमिलीज़ के साथ अटैच होते हैं, और जैसे मैं सोचती हूँ कि ऑब्वियसली फैमिलीज़ वेरी लॉस्ट कि क्या हुआ है, मतलब क्यों बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो अगर हम अच्छी तरह से सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा फॉर द सोसाइटी। ऑटिज़्म के बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारी सोसाइटी में है, हमारी फैमिलीज़ में होती है, वो आपको क्या लगता है? क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो? देखिए, मेरे पास कभी कुछ ऐसे बच्चे आते, पेरेंट्स आते हैं जो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी का बच्चा ऑटिस्टिक था और वो बिल्कुल ठीक हो गया, इस तरह से कुछ कहते हैं। तो वो ये मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। ऑटिज़्म एक कंडीशन है, और ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है बेसिकली। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑटिस्टिक बच्चों को हम सिखा नहीं सकते हैं। सो अगर हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हो तो कुछ इश्यूज रहते हैं, बट वी कैन स्टिल टीच देम अ लॉट। सो ये पेरेंट्स को जानना चाहिए कि ये दे आर एजुकेबल, हम उनको सिखा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल उनके कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। डॉक्टर अर्ली इंटरवेंशन और पेरेंट्स का जो रोल है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? देखिए मैम, बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स ठीक से गाइड हों, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी लॉस्ट रहते हैं। अब बहुत सारे लोग जो कि इस फील्ड से, हमारे जैसे फील्ड से जो दे आर नॉट क्वालिफाइड, वो भी काफ़ी सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, और ये जो सोशल मीडिया का कल्चर है,
तो हम थोड़े पुराने लोग हैं, हमें वो ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन वी आर डूइंग आवर करेक्ट वर्क। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देख ली जहाँ पे मुझे दिख रहा था कि वो काम ठीक से नहीं हो रहा है, बट उन लोगों को वो वीडियोज़ बनाना ज़्यादा अच्छे से आता है जनरली। सो लाइक इवन स्टिमुलेशन मैंने देखा है स्पीच में, वो करेक्ट नहीं हो रही है। सो पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि उनको किसके पास जाना है, और उनको पता होना चाहिए कि वो प्रोफेशनल्स के साथ ही कनेक्टेड रहना चाहिए उनको हमेशा। और कुछ इसका मतलब दे शुड बी वेरी श्योर ऑन दैट कि वो होना बहुत ज़रूरी है हाँ, पेरेंट्स के लिए। वो वीडियोस को देखकर कहीं सेल्फ हाँ, डायग्नोज हाँ, करने ना वो लग वो नहीं जाएं। करना चाहिए, वीडियोज़ को देख के खुद फॉलो नहीं करना चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने थोड़ा बहुत और वीडियो से सीख के खुद ही अपने चैनल्स बना लिए हैं, और एक ही तरह की चीज़ वो हर किसी को एडवाइस कर देते एडवाइस हैं, करते हैं। व्हिच इज़ टोटली रॉन्ग। इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज़ व्हाटएवर आप किसी की एक बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और एक फैमिली के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर गलत काम कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपका फील्ड है तो ही आप करिए, अदरवाइज़ आपको ये ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि यहाँ से वहाँ से सीख के हाँ, अगर आप और खुद। एक्सपर्ट नहीं है, हाँ, ट्रेन नहीं हाँ, है, तो नहीं करना चाहिए और बेसिकली। ऐसे लोगों को पेरेंट्स को भी फॉलो हाँ जी, नहीं करना पेरेंट्स को चाहिए। भी ये पता होना चाहिए कि ऐसे जस्ट बिकॉज़ ये अभी ज़माना सोशल मीडिया का है, वीडियोज़ देखने का है, तो वो चीज़ करके उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दैट इज़ नॉट करेक्ट बेसिकली। डॉक्टर रितु, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जिस क्लैरिटी, कंपैशन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, हमें उम्मीद है कि हमारे पेरेंट्स को ऑटिज़्म को समझने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी और वो अपने बच्चों को सही तरीके से समझ पाएँगे और एक्सपर्ट्स के पास लेकर जा पाएँगे वक़्त रहते, ताकि वो अपने बच्चों की मदद कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए।